एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिससे हम आज तक उबर नहीं पाए हैं। ये सदियों से हमारे लिए एक दुख का कारण बनता रहा है। नाम है कैंसर। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसे मरीज तो लगातार जूझता ही है। ये उसके परिवार को भी इफ़ेक्ट करता है और सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं करता है, बर्बाद भी कर देता है कई बार। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकैन के अनुसार साल 2040 तक विश्व में कैंसर पीड़ितों की संख्या बेहद डराने वाली हो सकती है। साल 2020 में दुनिया भर में कैंसर के करीब 1,80 लाख मामले सामने आए थे। भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में यहाँ भी कैंसर के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। वो इजाफा जो नंबर्स का है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और लाइफस्टाइल में बदलाव जैसी कई वजहें हो सकती हैं। देश में कैंसर की रोकथाम के लिए मेडिकल तकनीक को बढ़ावा दिया जाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भारत ने कमर कस ली है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में क्या है हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, हमारे अगले पैनल डिस्कशन में इसी विषय से जुड़े सवालों पर करेंगे चर्चा। ब्रेक थ्रू इन कैंसर केयर, जिसे मॉडरेट करेंगी सुधा सदानंद, कंसल्टिंग एडिटर TV9 नेटवर्क। और इसके लिए पैनल गेस्ट के तौर पर मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्रशांत नाग, VP डायग्नोस्टिक टाटा 1mg, डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर फाउंडर स्टार इमेजिनिंग एंड स्टार वेलनेस, डॉक्टर अनिल थकवानी ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर रंजित चन्ना कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि दो गेस्ट के नाम मैंने बाद में लिए, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे बाकी गेस्ट आ चुके हैं मंच पे, उनसे आग्रह है कि वो प्लीज़ अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं। सुधा मैम आप यहाँ आ जाएं प्लीज़। जी, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार सबको। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि जैसे ही हम सी वर्ड सुनते हैं तो दहशत सी उठती है और डर लगता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, और अगर विद योर परमिशन, कैंसर इज़ क्योरेबल। आई थिंक वी हैव टू think like that constantly, that cancer is curable if you're smart about it, and there is nothing to be scared of cancer. So let me just, we are waiting for 2 more doctors to come, and also doctors, this is also going to be a very snappy session, matlab short and sweet jisko kehte hain. So let's try and do that. Dr. Prashant Nag, please a round of applause for Dr. Prashant Nag, everybody. Dr. Sameer Bhati, for him also a very, very round of applause. Dr. Anil Thakwani, I think we are waiting for him. Dr. Anshuman Kumar. I'm always there. You are Anil Thakwani. I'm already there. Yeah, because I wanted you to kind of smile at the audiences. There you are, a round of applause, and that was, I knew who you were, doctor. And so we'll start the session straight away. And I was talking to 2 doctors. I was talking to you, sir. So I'll start with you. You had asked me and you had suggested that the thing is that, अगेन वील गो बैक टू सिनेमा, दहशत वहाँ सब फैलाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है डॉक्टर नाग कि टेक्नोलॉजी का आप कितना योगदान है जहाँ तक कैंसर डिटेक्शन की बात है? क्योंकि मतलब वी आर इन 2023, बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी ने पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कि कैंसर के डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, उसकी अप्रोच को, आउटरीच को। सो अगर मैं इसको कॉमन मैन की तरह सोचूं
तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आज भी ये नॉलेज कि क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है, कौन से टेस्ट होने हैं, कब कब क्या इंटरवेंशन लेनी है, उसकी नॉलेज ही अपने आप में बहुत मुश्किल होती है। और पेशेंट जब डॉक्टर के सामने बैठा होता है तो शायद उस वर्बियाज को फॉलो नहीं कर पाता, या वो इतना शॉक होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली नहीं ले पाता। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ऑन विच दे कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन गो। देन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस हैज़ गॉन वेरी डीप। अब हमारे पास ऐसे जेनेटिक मार्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली ट्रीटेबल हैं, एंड वी हैव टेक्नोलॉजीज बाय विच वी कैन डिटेक्ट दोज मार्कर्स एंड इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट्स लाइक, मतलब जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं वैसे एक गोली से कैंसर ठीक हो सकता है। जी मैं दरवाज़ा बंद करने को कह रही थी और आई थिंक डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो जी डॉक्टर अजित चनाना, आर यू? हेलो डॉक्टर, एंड यू आर Dr. Anshuman. Okay, so all the doctors are here. So you were saying technology has actually revolutionized it. I wanted to ask Dr. Thakwani. Dr. Thakwani, you're an oncologist, and you know a very common question ये पूछा जाता है कि देखिए साहब, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, शराब तो मुझे पता ही नहीं है कैसा होता है देखने में वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी फैमिली में 4 जनों को कैंसर हुआ। ये कहाँ से हो गया? ये एनवायरनमेंट से हुआ, मेरे डाइट से हुआ वगैरह। तो ये थोड़े जो ये प्रश्न है ये सारा कि क्या कैंसर जेनेटिक है या इसके बारे में भी रिसर्च, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए आप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इट इज़ वेरी कॉमन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट व्हेन दे कम टू मी, मेरे से पूछते हैं कि मैंने शराब नहीं पी, मैंने कुछ नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, तम्बाकू नहीं खाया, फिर भी मेरे को कैंसर है। बेसिकली कैंसर इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। ओके, तो कोई भी एक कॉज नहीं है कैंसर का, उसके कम से कम 85 कॉज हैं, और वी ऑल आर एट रिस्क ऑफ कैंसर। हमारे अंदर ही कैंसर सेल्स होते हैं जो कि डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, और इसके कई कारण हैं। व्हेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स like cigarette, like tobacco and all, or along with that environmental factors होते हैं, इसके lifestyle factors होते हैं। तो there are lot of factors when totally we combine all these factors, फिर उसके बाद ही कैंसर का वो रहता है। बट हाँ, ये नहीं कि इसका मतलब मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूँ, शराब पीना शुरू कर दूँ, बिकॉज ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर it increases when we start all these things. डॉक्टर भाटी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आप जो हैं, यू आर फ्रॉम डायरेक्टर फाउंडर ऑफ स्टार इमेजिंग एंड स्टार वेलनेस थिंग। द थिंग इज़ दैट कैंसर अभी भी, जैसे किसी ने कहा कि जब हार्ट फेलियर होता है तो 1.5-2 लाख का खर्चा आता ही है इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अर्ली डिटेक्शन कहते हैं, अब तो बहुत डॉक्टर्स लिख रहे हैं। केरल के एक डॉक्टर ने लास्ट हफ्ते लिखा कि भाई आप अर्ली डिटेक्शन को कराए तो क्या कह सकते, सपना तो आता नहीं है किसी को। तो आप ये बताइए कि अर्ली डिटेक्शन पहले के बनिस्बत अब ज़्यादा होने लगा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं एक इमेजिंग सेंटर्स की चेन चलाता हूँ, और अगर पिछले कुछ सालों के अंदर हम देखें, अभी जैसे डॉक्टर प्रशांत नाग ने भी बताया कि इमेजिंग और पैथोलॉजी में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है, और हम बहुत ही अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम कैंसर की बात करें। पर कैंसर को मैं अभी भी फ़िलहाल बात करूं, जैसा हम देखते हैं, पहले हम देखते थे कि 1 महीने के अंदर कोई एक पेशेंट डिटेक्ट हो रहा है कैंसर का, फिर हम देखते थे कि हफ्ते के अंदर, अब हम देखते हैं डेली रेगुलर, जैसे हम और अन्य लाइफस्टाइल डिजीज़ देखते हैं वैसे होता है। पर रही बात प्रिवेंशन की, देखिए प्रिवेंशन को लेकर अभी भी कैंसर को लेकर उतनी जागरूकता या अवेयरनेस नहीं है। 95% के करीब अगर हम देखें तो हमारा ट्रीटमेंट पे या बीमारी की कॉम्प्लिकेशन पे ही खर्चा होता है, प्रिवेंशन पे अभी भी सिर्फ 5% खर्चा होता है। और स्पेशली मैं बात करूं इमेजिंग सेंटर्स में, जैसा हम रेगुलर देखते हैं कि पेशेंट हमेशा कैंसर में मैक्सिमम, डॉक्टर अंशुमन भी बताएंगे कि 3rd या 4th स्टेज में पहुंचता है। बहुत ही कम होता है जब अर्ली डिटेक्शन होता है, और ज़्यादातर इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है, टेस्ट कुछ और कराने के लिए आता है और हम डायग्नोस बनाते हैं कि ये कहीं ना कहीं मैट्स है, मैलिग्नेंसी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली अगर मैं पेंडेमिक में बात करूं उसके बाद डेफिनेटली ग्राफ बढ़ा है
क्योंकि पेंडेमिक में स्पेशली क्या हुआ कि हमारा पूरा ध्यान पेंडेमिक की ओर था। हम भी देखें लेबॉर्ट्रीज में हमारा कोविड टेस्टिंग और ये सब चल रही थी, और ख़ास तौर पे लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए और कैंसर टेस्टिंग और ये सब के लिए नहीं आते थे, और ऑलरेडी जिनको पहले से कोई ऐसे लक्षण थे वो लक्षण भी बढ़ते गए, और ये जो ग्राफ है कैंसर का ये काफ़ी बड़ा है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में महारत हासिल है आपको। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो मुझसे किसी ने पूछा जो कैंसर से जूझ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज़ जहाँ उन्हें कमी लगी, एंड ये व्यक्ति विशेष सवाल है तो शायद गलत भी हो सकता है, ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स जहाँ तक देखिए कैंसर जैसे किसी को जब कोई कहता है तो अंदर से एक दहशत उठती है, देयर इज़ अ पैरानोया अबाउट इट, न्यूरोसिस, you know. Do you think that we need, oncologists need to develop more soft skills, you know, to make someone feel it's a disease, it's not the end of the road, we have cures about it? राइट दो पहलू है इसमें, परसेप्शन एंड रियल नीड। रियल नीड ये है सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड, ये हिंदुस्तान में मेडिकल में ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। अभी रिसेंटली एथिक्स को इंक्लूड किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटायर सॉफ्ट स्किल पार्ट हमारा नहीं था। यूके, मैंने ट्रेनिंग यूके से भी की है, यूके में सॉफ्ट स्किल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, हाँ, राइट, यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी है। सेकेंड, पैरानॉइड यहाँ भी लोग होते हैं, यहाँ से ज़्यादा यूरोप में पैरानॉइड होते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के बाद, लेकिन परसेप्शन उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, जो हमारे मरीज इंडियन मरीज आते हैं। एट द सेम टाइम डॉक्टर ओवरबर्डन है, उसका टाइम उतना नहीं है। यूके में जब अपॉइंटमेंट होता है स्लॉट फिक्स होता है, 15 मिनट्स 1 पेशेंट, यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैरालाइज है टोटली। आज टॉपिक क्या रखा, ब्रेक थ्रू इन कैंसर केयर। उसका पहले टॉपिक होना चाहिए ब्रेक थ्रू इन कैंसर, केसेज बढ़ गए हैं, तब होना चाहिए ब्रेक थ्रू इन कैंसर केयर। इस लोड को संभालने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं। ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये इस चीज़ को और एग्जिजरेट कर रहा है। लेकिन अब कहिएगा क्या यही सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये नहीं, सॉल्यूशन ये है कि इंटायर डॉक्टर के सॉफ्ट स्किल के इंप्रूवमेंट होने की बात होनी चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट ऑन्कोलॉजी में तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी किताब थी, जब मैं MCS ज्वाइन किया तो मैंने पढ़ी पहली किताब, कैंसर एंड इमोशन। उसमें फर्स्ट लाइन ये थी, 50% ऑफ द पेशेंट एंड अटेंशन ब्रेक डाउन द मोमेंट यू डिक्लेयर इट्स कैंसर। ट्रू। तो कैंसर में एटलीस्ट सॉफ्ट स्किल मैंडेट होना चाहिए कि जब कैंसर की प्रैक्टिस कर जाओ तो पहले आपको ट्रेनिंग का हिस्सा ही हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है जी। डॉक्टर चलाना, इन्होंने कहा कि इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, विच इज़ ट्रू, द C वर्ड लाइक वी से। पर डॉक्टर चलाना ये बताइए कि कुछ चीज़ें जिन्होंने, आप में से बहुतों ने कहा कि प्रिवेंटिव होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, कोविड के बाद केसेस बढ़ गए हैं, हमें जाना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि जेनेटिक है या नहीं, इसके बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डॉक्टर चलाना। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आई नो अ फैमिली जहाँ the father, daughter, daughters, I mean there was pediatric oncology as well, little girl, you know, तो ये भी नहीं किसी को पता है। तो किसी फैमिली में अगर ये हो तो ये भी क्या प्रिवेंटिव के अंडर आ जाएगा फिर? So I think ये बहुत valid question है। So things are developing, so we have something which is called as next generation sequencing. So कुछ hereditary panels होते हैं which we do for certain patients। किसी patients में जिसमें family history है उसमें indicated है कि फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है या यंग ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है या फिर ओवरी कैंसर है, मोर देन 1 फैमिली मेम्बर्स है, तो देर आर सर्टन डिफाइंड टेस्ट जो हम करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यू नो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट कि पेशेंट शुड बी काउंसल्ड प्रॉपरली बाय अ जेनेटिक काउंसलर। उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, सपोज समथिंग कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक, पेशेंट शुड बी अवेयर कि अगर इसमें आया तो आगे क्या चीज़ करनी है, बच्चों का टेस्टिंग करना है, सिबलिंग्स का करना है, उसमें आ गया तो क्या करना है। सो बेसिकली पेशेंट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एंड वी डू हैव टेस्ट, दिस इज स्टिल इवॉल्विंग एंड द कॉस्ट जो है वो भी कम हो गए हैं, तो ये होता है आजकल। जी डॉक्टर नाग, ये बताइए कि अभी भी अगर आप देखें, मैं पर्टिकुलरली कैंसर की बात, कर्क रोग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने पेशेंट्स हैं उतने अस्पताल नहीं हैं, जो अस्पताल है कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि you know they are crowd funding, they want money, मतलब ये one chemo after the other chemo, there is a lot of money which is you know required। तो आपको क्या लगता है कि जितनी हमारी आबादी है, जितने हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं, उसके बनिस्बत हमारे पास अस्पताल उतने हैं या कम हैं? बड़े
देखिए, इसमें फाइनेंशियल एड की अगर मैं कैंसर के केस में बात करूं तो दो चीज़ें हैं। एक तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे पास आज उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी रिक्वायर्ड है। दूसरा, अवेयरनेस भी नहीं है फैसिलिटीज़ की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स जो कि फार्मा कंपनीज रन करती हैं, जिसके अंदर वो ड्रग फ्री देती हैं या कंपैरेटिवली चीपर प्राइस पे देती हैं। वो पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि उसको वो मिल सकता है। तो वो जर्नी, वो इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें पेशेंट तक पहुंचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि अभी ज़रूरी है कि पेशेंट को राइट फाइनेंशियल एड मालूम पड़ सके। हर स्टेट अलग अलग हेल्थ स्कीम चलाती है कैंसर के लिए, उसकी अवेयरनेस हो उनके पास फार्मा सपोर्ट प्रोग्राम्स की अवेयरनेस हो। वो सब भी एक पार्ट है जो कि कैंसर केयर का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। डॉक्टर थकवानी, पहले एक दौर था और अब इस दौर में जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, ब्रेक थ्रूज का सवाल है, फ़र्क आ गया है बहुत ज़्यादा। तो क्या फ़र्क आप देखते हैं कि हाउ सून सपोज एक्स पर्सन comes to you with some symptoms, how long is it really now doesn't take much time for you to come to QED that yes you do have cancer? मतलब वो वक्त जो समय है सिम्टम से लेके प्रोग्नोसिस तक का, डिटेक्शन से लेके वो कम हुआ है कि नहीं? मतलब यू मीन टू से कि वंस द पेशेंट कम्स टू अस, इन्वेस्टिगेशन से लेके डायग्नोसिस का, सो डेफिनेटली जैसे कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी इतने टेस्ट डिस्कवर हो गए हैं, दे आर सो प्रिसाइज ऑल दीज टेस्ट, सो आई डोंट थिंक सो दैट इट टेक्स मोर टाइम फॉर द डायग्नोसिस टू मेक। सो इतने टेस्ट जाके पेट स्कैन हो गया, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी हो गई, जिसमें कि हम मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे हम लोग डायग्नोज करते हैं। तो ये टेस्ट आई डोंट थिंक सो दैट इट टेक्स मोर टाइम फॉर टू मेक द डायग्नोसिस। So nowadays it's very easy and it takes no time for us to reach to the diagnosis and then to start the treatment. Right. Dr. Sabir Bhatti, today we are talking about doctors all across India. Why is it that so far as oncology is concerned, ये misnomer हो सकता है, मैं पहले से rider लिख रही हूँ, in the south, you remember Vellore Medical College, or not the south but almost the south, which is Tata Memorial in Mumbai. Still if you go to Kerala, they feel that वहाँ जो टेस्ट होते हैं वगैरह उनके बहुत कम पैसे में होते हैं बनिस्बत दिल्ली जैसे शहर। बिल्कुल। देखिए, ये थोड़ा सा एक लोगों में गलत फहमी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आम तौर पे जब पेशेंट पहुंचता है हमारे पास, मैक्सिमम वो इस स्टेज में होता है, 3rd स्टेज में होता है, 4th स्टेज में होता है, उसके बाद फिर वो सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और जैसा मैंने बताया, स्पेशली प्रिवेंशन पे तो हम काम करते ही बहुत कम है, बीमारी का ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं। और कैंसर का जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं या उसके कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है पेशेंट के लिए। तो स्पेशली जैसा मैं बता ही रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ के ऊपर अभी जैसा काम कर रहे हैं, और कैंसर भी अब तो हम कहने लग गए हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब क्योंकि लाइफस्टाइल इसको बहुत ट्रिगर कर रही है, जो हमारी जीवन शैली है बहुत ट्रिगर कर रही है। और स्पेशली अगर हम चाहे अर्बन एरियाज में देखें या रूरल के अंदर देखें, स्क्रीनिंग बहुत ही कम होती है, तो एक वो काफ़ी बड़ा रीज़न है इसके पीछे। डॉक्टर अंशुमन, क्विकली टेल मी कि पैलिएटिव केयर कितना ज़रूरी है? बात वो स्टेज आता है जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप घर ले जाइए, खुश रखिए इन्हें, पैलिएटिव केयर उसके बाद आता है शायद, बताइए कि कितना ज़रूरी है वो? देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। Palliative care starts the moment cancer diagnosis is declared. All right. Even in early stage. End of life care another thing. Hospice जिसके लिए Hospice, yes. End of life care अलग है. Palliative care means palliation means relieving the symptom. Yes. For example, आपने diagnosis बताई कैंसर है और मरीज के अटेंडेंट को एगनी हो गई, स्ट्रेस पैनिक में चला गया. He requires palliation. Patient requires palliation. Palliation relieving the symptoms. ये तो थ्रू आउट द पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट चाहिए, नंबर 1। आप पूछना चाह रही थी एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर इज मस्ट टू डिक्रीज द रेवेन्यू लोड। बहुत बड़ा रेवेन्यू सक हो रहा है। कैंसर इज ए सकर डिजीज, इट सक्स फाइनेंस। हॉस्पिटल में भर्ती होकर मरीज को सिर्फ पेन किलर खाना क्यों 10,000, 12,000, 15,000 रोज का खर्च हो रहा है? 1,500 रुपये में हो सकता है। दैट रिक्वायर्स हॉस्पिस और केयर एट होम। There are two components of end of life. Love when your own people around you. उसके लिए कंप्लीट चाहिए, जो सेटअप नहीं है अनफॉर्चुनेट, साइको काउंसलर, सोशल वर्कर, थेरेपिस्ट, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो एक
वो बता रहे थे साहब कि लोग अवेयर नहीं हैं, सोशल गैदरिंग, सोशल इनिशिएटिव को लेके इसको किया जा सकता है और बहुत डुएबल है। आखिरी सवाल इस सेशन का डॉक्टर शनाना आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल वर्टिकल्स हैं, आयुर्वेद हो गया, नेचर क्योर, ये सब जो हो गया, ऑन्कोलॉजी में बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो उस तरफ भी, डॉक्टर अंशुमन इज स्माइलिंग बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन ट्विटर यू नो ऑन दिस, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप लोग जो ऑन्कोलॉजी पढ़कर एंड यू आर नॉट रियली प्रैक्टिसिंग व्हाट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, पर ये क्या सपोर्ट करता है? इज़ इट सपोर्टिव? सो ऑल्टरनेट मेडिसिन डेफिनेटली काम करता है, इवन ट्रायल्स हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, बट कुछ ना उसका एविडेंस होता है, कुछ लॉजिक होता है, जैसे एक्यूपंक्चर देखा गया न्यूरोपैथी में हेल्प करता है। बाकी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में इतना डाइवर्स सिस्टम है कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है। इफ़ इट इज़ गिवन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन वी डू रिस्पेक्ट दैट, हम मना नहीं करते हैं, बट वॉट वी फॉलो इज साइंस, वी हैव एविडेंस बिहाइंड इट, बट आई डू रिस्पेक्ट जितने भी ऑल्टरनेट थेरेपीज है वो सब जगह काम करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ गिवन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन जो कि क्वालिफाइड है। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच फॉर, हाँ जी अंशुमन जी। इजाज़त हो तो जस्ट इसका एक्सटेंशन मैं कर दे रहा हूँ। इसमें ये थोड़े डिप्लोमेटिकली बोल के चले गए, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कैंसर की ओर नहीं है, पहली लाइन। कुछ भगवाधारी व्यापारी के कारण जो डिक्लेयर होता है दैट इज नॉट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एस्टैब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, राइट? क्लियर करते चलते हैं। गौमूत्र से कैंसर का इलाज नहीं होता है, चैलेंज ऑल द आयुर्वेदा सिस्टम, मिनिस्ट्री हर जगह आरटीआई डाला हुआ है, नहीं मिला। तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है? प्रिवेंशन, यस रोल है, डिक्रीजिंग द सिम्टम्स, कीमोथेरेपी चल रही, वॉमिटिंग हो रही, ऑल्टरनेटिव सिस्टम है बेटर मेडिसिन देन मॉडर्न मेडिसिन है, तो इसके लिए ज़रूरत है ब्रिज द गैप। लेकिन 6 महीने ब्रिज कोर्स कराने से गैप ब्रिज नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ब्रिज द गैप का मतलब हर समय होता है इंटीग्रेट कीजिए चीज़ों को और पेशेंट को बेटरमेंट दीजिए। इसके लिए ईगोइस्ट मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर और सो कल स्वयंभू आयुर्वेदाचार्य, स्वयंभू मीन्स जो 12th भी पास नहीं किया वो आयुर्वेदाचार्य बना हुआ है, व्यापारी है, उसको हटना पड़ेगा और एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम को। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली सेशन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए कैंसर के बारे में। तो कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। आप सभी पैनलिस्ट से एक बार फिर से आग्रह करूँ कि आप प्लीज़ मंच पे बने रहें, और सुधा सदानंद जी से कहूँगी मैम इनको आपको फेलिसिटेट करना है, तो आप प्लीज़ सब खड़े हो जाएं। थैंक यू सो मच।